जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 21 जनवरी और 20 जनवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। तो मैं अपने दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में आपको दिखाऊंगा आगे वाले हिस्से में वीडियो के। लेकिन फ़िलहाल शुरू करते हैं मेरे शून्य ऐप के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मार्केट में भारी गिरावट हो रही है। और जो लोग बुलिश हो गए थे बजट को लेके, ट्रम्प रैली को लेके, होते हैं कई लोग जो ओवर बुलिश हो जाते हैं और बीच बीच में उन्हें झटके भी दिए जाते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी वन डायरेक्शनल ऊपर नहीं भागेगी और वन डायरेक्शनल नीचे नहीं आएगी। तो काफ़ी दिनों से अप मूव चल रहा था, तो जिन लोगों की पॉजिटिव की पोजीशन बन गई थी अप मूव की, उनको झटका देना आज ज़रूरी था, स्पेशली एफ एंड ओ में, ताकि उनका पैसा हजम किया जा सके। तो बिग मनी अपना खेल खेलता रहेगा, लेकिन फ़िलहाल मोमेंटम जो है वो अप रहेगा बजट तक। और बीच बीच में एक आध झटके लगते रहेंगे नीचे के। तो आज मुझे लगता है वही एक झटके वाला दिन था जब नीचे को आया है। तो आज मैंने देखिए, टोटल है शून्य ऐप पे और ये टुडे है, तो आज का मैंने दिखा दिया। तो आज मुझे लगभग 1% का नोशनल लॉस हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मेरा ETF है मिड कैप का 150, उसमें 27 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है। उधर मेरे डाबर का शेयर है, उसमें 23 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो डाबर का शेयर है उसके मेरे पास 10 शेयर हैं। 551 का मेरा एवरेज प्राइस है, 523 पे प्राइस पहुंच गया। तो अब ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन थोड़ा फिर भी इसमें अभी होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है। आज आप देख रहे हैं मार्केट एक झटके से नीचे गई है, फिर ऊपर आने की अब कोशिश कर रही है। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी चलती रहेगी। CPSC ETF है, ये सरकारी वाला ETF है, इसमें आज, लेकिन देखिए आज सरकारी वाले शेयर्स भी नहीं चल रहे हैं। तो आज 58 रुपये का नोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 58 रुपये का आज नोशनल लॉस दिख रहा है। HDFC का स्मॉल कैप का ETF है, इसमें 22 रुपये का नोशनल लॉस दिख रहा है। टाटा मोटर्स, इसमें आज 50 रुपये का नोशनल लॉस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस आज नहीं है। रिलायंस आज तगड़ा गिरा है, लगभग 1.5-2% के करीब गिरा था, और 1050 रुपये का मुझे नोशनल लॉस दिख रहा है। और मैंने इसी अपॉर्चुनिटी को आज बनाने की भी कोशिश की है, और कुछ रिलायंस के शेयर्स मैंने खरीदे भी हैं, और कुछ और बाइंग भी आज मैंने करी है, लॉन्ग टर्म के लिए करी है। इस बार मैंने शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं, निफ्टी 50 वाले, वो मैं दिखाऊंगा आपको मैंने कौन से खरीदे हैं। जीनस पावर मेरे पास एक शेयर है जिसमें 52 रुपये का नोशनल लॉस चल रहा है। टाटा कंज्यूमर 49 रुपये का नोशनल गेन दे रहा है आज। जो कंज्यूमर यानी FMCG जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर हैं आज। इरकॉन बहुत तगड़ी गिरावट हो गई है रेलवे शेयर में, लगभग 2.5% की गिरावट हो गई है, और 247 रुपये का मुझे नोशनल लॉस दे रहा है आज। और इंडसइंड बैंक है, वहाँ पे भी 206 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि मेरा कोई शेयर या ETF आज पॉजिटिव में है। तो आप देख सकते हैं CPSC ETF मेरा अभी भी पॉजिटिव में बना हुआ है, बाकी इसके अलावा कुछ भी पॉजिटिव में नहीं है। तो आज मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों कुछ बाइंग करी है। आप देख सकते हैं मैंने HDFC बैंक खरीदा है, 5 क्वांटिटी। अभी तो 1 रुपये के मुनाफे, 3 रुपये के मुनाफे में दिख रहा है। एशियन पेंट्स खरीदी है 5 क्वांटिटी, ये भी अभी 29 रुपये के मुनाफे में देख रहा है। और रिलायंस खरीदा है मैंने 1 क्वांटिटी। बाइंग तो थोड़ा ज़्यादा लगाई थी, नीचे नीचे करके लगाई थी, लेकिन वहाँ से रिलायंस ऊपर उठ गया, तो नीचे के जो 5-10 शेयर और मैंने बाइंग पे लगाया, तो अभी तक हिट नहीं हुए मे बी। अभी तो काफ़ी समय बचा, अभी तो 11 बज रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर मार्केट नीचे जाती है तो वो भी टारगेट हिट हो जाएंगे। यहाँ लगभग 8-10 शेयर की बाइंग हो जाएगी रिलायंस की। अभी फ़िलहाल जो मैं, क्योंकि मैं ना मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदता हूँ, मैं जैसे जो मार्केट प्राइस चलता है उस पर 1-2 शेयर खरीदता हूँ, फिर उससे थोड़ा नीचे 1-2 लगाता हूँ, उससे थोड़ा नीचे 1-2 लगाता हूँ। तो ऐसे करके मैं नीचे नीचे करके लगाता हूँ। इससे ये होता है कि अपना बाइंग प्राइस थोड़ा नीचे मिल जाता है। और अभी तो काफ़ी समय बचा है, तो अगर मार्केट एक नीचे का स्विंग और मारेगी तो 1282 का पॉइंट लग रखी है। तो मैंने तो 1281, 1280 पे भी बाइंग लगा रखी है, तो वहाँ पे मुझे बाइंग हो जाएगी। तो वो अलग है सिचुएशन। और ऑर्डर्स में लगी हुई होगी बाइंग। तो ये देखिए पेंडिंग ऑर्डर्स में, देखिए पेंडिंग ऑर्डर्स में 4 रिलायंस के 1280 पे मेरे 4 शेयर जो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा, जैसे ही इसकी लेवल आता है ये भी बाइंग हो जाएगी। तो ये तो सिचुएशन चल रही है। तो रिलायंस, HDFC बैंक और एशियन पेंट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मैंने खरीदी है, और लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है, क्योंकि निफ्टी 50 के शेयर हैं, तो मैं इनमें शॉर्ट टर्म बुकिंग नहीं करने वाला हूँ। इसमें इसको तो मैं लंबे समय तक रखूँगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि कल यानी 20 जनवरी को FI ने 4,336 रुपये की सेलिंग करी है, और DI ने 4,321 रुपये की बाइंग करी है। बाकी जो मार्केट अप गया है वो गया है रिटेलर्स की वजह से। रिटेलर्स बुलिश हो रखे थे, हाँ, कि वो PSU खरीदेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदेंगे, डिफेंस खरीदेंगे, और बजट रैली का फ़ायदा उठाएंगे। तो आज उनकी बजट रैली को थोड़ा गोबर कर दिया है बिग मनी ने उनकी बजट रैली पे। तो ऐसा है, बिग मनी बीच बीच में करता रहेगा। अगर आप
बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाओगे तो वो आपको एकदम झटका देके आपका सारा प्रॉफिट खाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बजट आ रहा है, प्लस जो फेड की मीटिंग है यूएस में और एक अपनी यहाँ पे आरबीआई की मीटिंग है, उसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। तो लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड कब बदलेगा? जब एफआई सेलिंग बंद करेंगे। एफआई ने अपनी सेलिंग बंद नहीं करी है, इसलिए मैं आपको डेली बेसिस पे दिखाता रहता हूँ कि आप इस गलत फहमी में मत रहना कि आपका जो है ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, मार्केट अब यहाँ से ऊपर चली जाएगी। मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाली है, ये मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मेरी ये प्रेडिक्शन गलत होगी। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने एंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो पे। तो थोड़े से यहाँ पे मेरे पास वोडाफोन के 5-6 शेयर पड़े थे, वो मैंने बेच दिए हैं। 10-15% का प्रॉफिट हो गया है। तो मतलब बताने वाली बात तो नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। 48 रुपये मैंने लगाए थे और 56 रुपये हो गए हैं। तो वो तो चलिए, एक आध शेयर पड़ा हुआ था यहाँ पे, 50 रुपये पड़े हुए थे, क्योंकि अकाउंट खुलवाने के लिए 50 रुपये डालने पड़ते हैं। तो पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा किस में डालूँ, तो मैंने वोडाफोन में डाल दिए थे। वो बात छोड़ते हैं, अभी आते हैं अपने म्यूचुअल फंड में। तो देख सकते हैं दोस्तों, अपना 46,000 का पोर्टफोलियो हो चुका है, 46,120 रुपये का। और 2.5% के करीब यहाँ पे रिटर्न बन रहा है। और 45,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 46,120 रुपये इसकी करंट वैल्यू है। और देख लेते हैं कि कौन कौन सी एसआईपी मेरी आज कट गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की एसआईपी मेरी आज कट चुकी है 21 जनवरी को। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की 21 जनवरी को मेरी एसआईपी कट चुकी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की एसआईपी आज मेरी 21 जनवरी को कट चुकी है। एडलवेस स्मॉल कैप की भी मेरी एसआईपी आज कट चुकी है। अब कल कौन कौन सी मेरी एसआईपीज लगी हुई है वो दिखा देता हूँ। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, बंधन कोर इक्विटी, ये मिड कैप का फंड है। एचडीएफसी मिड कैप और निपॉन इंडिया लार्ज कैप। तो काफ़ी सारी एसआईपीज आज कटी हैं, लगभग 4 एसआईपीज आज कटी हैं। 1, 2, 3, 4 और लगभग 4 एसआईपीज कल के लिए लाइंड अप हैं। तो इन्वेस्टमेंट लगातार जारी है, मार्केट कहीं भी जा रही है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये मेरी रेगुलर एसआईपीज़ लगी हुई हैं। क्योंकि मैं ऑफिस के काम में आजकल बिज़ी रहता हूँ, तो मैं मैनुअल एसआईपी जो होता है वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो उससे बचने के लिए कि मैं लेफ़्ट आउट ना रह जाऊँ, मैंने एसआईपी लगा दी है। आप देख सकते हैं कि मेरी जो एसआईपीज़ हैं वो लगभग 41,500 की हैं। इधर देखिए, जनवरी एसआईपी 41,500, 23,000 की इसमें से कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी एसआईपी अब जो बाकी बचे हुए दिन में उतने में कंप्लीट हो जाएगी। तो रेस्ट अश्योर के मास्टर ओपिनियन मास्टर मार्केट से बाहर नहीं है। भले ही मैं मैनुअल एसआईपी नहीं कर पा रहा हूँ ऑफिस में व्यस्तता की वजह से, लेकिन मैंने ऑटोमेटिक एसआईपीज़ लगा रखी हैं और बहुत अच्छे लेवल हैं ये। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे इस लेवल पे बाइंग मिल रही है। 23,000 के लेवल पे मार्केट है, और आने वाले समय में ये भी 27-28,000 30,000 जाएगी, तो मुझे अच्छा खासा गेन होने वाला है। तो सस्ती एनएवीज मिल रही हैं और सस्ते में शेयर्स मिल रहे हैं, तो मैंने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े छोटे छोटे क्वांटिटी में शेयर्स भी बाय कर लिए हैं। एचडीएफसी बैंक, आपका रिलायंस और आपका एशियन पेंट्स। निफ्टी 50 के शेयर हैं, ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा अपने को एनालिसिस नहीं करना है। तो सस्ते रेट पे मिल रहे हैं और मैंने ख़रीद लिए हैं, और लॉन्ग टर्म में उनमें मुनाफा हो जाएगा फॉर तो श्योर है। और इसके अलावा मैंने आपको अपनी म्यूचुअल फंड की एसआईपीज़ भी दिखा दी कि मैं रेगुलर एसआईपीज़ कर रहा हूँ, और ये मेरा पोर्टफोलियो है जो 46,000 का यहाँ पे हो चुका है। अब मैं ग्रो ऐप वाले पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें वैल्यू ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं इधर कर रहा हूँ इंड मनी ऐप पे। वो ग्रो ऐप पे जो मेरा पोर्टफोलियो मेरी वाइफ के नाम पे है, ये जो है ये मेरे नाम पे है। अब कोशिश ये रहेगी कि दोनों की वैल्यू को जल्दी से जल्दी बराबर कर लिया जाए। जल्दी से जल्दी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास है नहीं कि मैं सीधा 27 लाख तक पहुँच जाऊँ, बट कुछ साल लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। फिर जब भी स्ट्रेटेजिकली मुझे ज़रूरत हुआ करेगी, कभी बीच में पड़ गई, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल भी ना निकालूं, लेकिन फिर भी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। 1,25,000 इस अकाउंट से, 1,25,000 उस अकाउंट से। तो दोस्तों, ये तो बात रही मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो अब आ जाते हैं, कल की खबर देख लेते हैं। कल, अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे इंड मनी ऐप में कल कितना फ़ायदा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वन डे चेंज 291 रुपीज़ है, 0.64। तो कल मुझे 291 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है। और यहाँ पर भी वैसे तो मेरे को दिखाना चाहिए था कि किस किस फंड ने मुझे कितना गेन दे रखा है। तो आप देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू मेरे पास पड़ा हुआ है, और इसको मैं निकाल दूंगा मोस्ट प्रोबेबली जब इसका
वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, एग्जिट लोड ख़त्म हो जाएगा जिसका 1 साल पूरा हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा समय है। प्लस आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत, इसमें लगभग कल आदित्य बिरला में कल 168 रुपीज़ का गेन हुआ है, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल में कल 22 रुपीज़ का गेन हुआ है, 0.53%। एचडीएफसी स्मॉल कैप ने कल 2.5 रुपये का गेन हुआ है, 0.07%। 7 रुपये का गेन हुआ है एचएसबीसी स्मॉल कैप में, 0.35%। टाटा स्मॉल कैप में कल 1.7 रुपीज़ का गेन हुआ है, 0.1%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 7 रुपये का गेन हुआ है, 0.49। जेएम फ्लेक्सी कैप में 6 रुपये का गेन हुआ है, 0.42%। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप में 2 रुपये का गेन हुआ है, 0.15%। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 5 रुपये का गेन हुआ है, 0.37%। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 3 रुपये का गेन हुआ है, 0.23%। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 8 रुपये का गेन हुआ है, 0.56%। कोटक इमर्जिंग इक्विटी सीन्स में 4 रुपये का गेन हुआ है, 0.29%। एडलवेज मिड कैप में 6 रुपये का गेन हुआ है, 0.6%। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 6 रुपये का गेन हुआ है, 0.6%। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 4 रुपये का गेन हुआ है, 0.46%। एचडीएफसी स्मॉल कैप में 5 रुपये का गेन हुआ है, 0.51%। बंधन कोर इक्विटी में 4 रुपये का गेन हुआ है, 0.45%। पराग पारिक में 5 रुपये का गेन हुआ है, 0.5%। एडलवेज में 4 रुपये का गेन हुआ है, 0.47%। एसबीआई स्मॉल कैप में 6 रुपये का गेन हुआ है, 0.69%। कोटक स्मॉल कैप में 2 रुपये का गेन हुआ है, 0.27%। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 80 पैसे का गेन हुआ है, 0.08%। कैनरा टोबैको स्मॉल कैप में 5 रुपये का गेन हुआ है, 0.5%। तो ये सारे फंड्स मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं इंड मनी ऐप में। इसमें से मैं आदित्य बिरला को निकाल दूंगा 2025 के अंदर। कब निकालूंगा अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 साल 2025 में निकाल दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड को भी निकाल दूंगा, क्योंकि ये मेरी स्कीम ऑफ थिंग में भी फिट नहीं हो रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप रहेगा, एचएसबीसी स्मॉल कैप रहेगा, टाटा स्मॉल कैप रहेगा, निपॉन इंडिया, जेएम फ्लेक्सी, ये सब रहेंगे, क्योंकि ये सब मैंने बाद में ही लिए हैं और कुछ मेरे पहले के पड़े हुए हैं। तो आई थिंक यहाँ पे 2 फंड है जिनको मैं निकाल दूंगा। उसमें से मैं आपको बता चुका हूँ पुराने फंड हैं, और जो कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार, मेरी जो करंट स्ट्रेटेजी है उसमें फिट नहीं होते, पीएसयू सेक्टर और ये भारत 22, इनको मोस्ट प्रोबेबली मैं निकाल दूंगा। तो ये तो हो गई बात इस फंड की। अब चलते हैं ग्रो मनी ऐप के पोर्टफोलियो में। तो आप देख सकते हैं कल मुझे 15,545 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, और मेरे टोटल रिटर्न -93,000 आ गया। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, करंट वैल्यू 26,52,000 है। तो मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ कि किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे सबसे ज़्यादा गेन दिया, वो सबसे ऊपर नज़र आएगा। तो जाहिर सी बात है, आजकल डिफेंस छाया हुआ है, तो डिफेंस ने लगभग 2% का गेन दिया है, 606 रुपये का। पीएसयू भी छाए हुए हैं, 1139 रुपये, 1.49% का गेन दिया है। एचडीएफसी डिफेंस भी छाया हुआ है, 123 रुपये का गेन दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू 1381 रुपये का गेन दिया है। मोतीलाल ओसवाल बीएससी एनहेंस वैल्यू 422 रुपये का गेन दिया है। बंधन स्मॉल कैप फंड 876 रुपये का गेन दिया है। एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप 1331 रुपये का गेन दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 723 रुपये का गेन दिया है। कॉन्ट मिड कैप 930 रुपये का गेन दिया है। एचडीएफसी लार्ज एंड कैप 845 रुपये का गेन दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 58 रुपये का गेन दिया है। निपॉन इंडिया पावर 27 रुपये का गेन दिया है। एडलवेज मिड कैप 746 रुपये का गेन दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1368 रुपये का गेन दिया है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 242 रुपये का गेन दिया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 फंड 135 रुपये का गेन दिया है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप 849 का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी मिड कैप 502, परक परिक 217, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 922 रुपये, निपॉन इंडिया ग्रोथ 160 रुपये, बंधन कोर इक्विटी 237 रुपये, कॉन्ट स्मॉल कैप 771 रुपये, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 127 रुपये, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 448 रुपये, कॉन्ट लार्ज कैप 201, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 40, टाटा स्मॉल कैप 52, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 37 रुपये। तो ये सब कुल मिला के कल मुझे 15,545 रुपये का गेन हुआ है। यहाँ पे भी मैं कुछ फंड से एग्जिट लूँगा जो मैंने खरीद लिया, जो मुझे लगता है मेरी गलत बाइंग है और जो मेरी करंट स्ट्रेटजी में फिट नहीं होते। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस से मैं एग्जिट लूँगा, लेकिन समय लगेगा, पूरा 2025 जा सकता है आखिर तक इसको एग्जिट करने में। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू, इससे भी मैं एग्जिट लूँगा, अगेन 2025 पूरा जा सकता है इससे एग्जिट करने में। एचडीएफसी डिफेंस फंड, इससे भी मैं एग्जिट लूँगा, 2025 पूरा जा सकता है एग्जिट करने में इससे। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू, इससे भी मैं एग्जिट लूँगा, इसमें भी पूरा समय जा सकता है। अब जैसे मोतीलाल है, इन्वेस्को है, एचडीएफसी है, इसके मेरे पास अच्छे फंड भी पड़े हुए हैं, तो यहाँ से मैं निकाल कर उनमें डाल दूंगा एग्जिट ना करके। अब जैसे आदित्य बिरला का मेरे पास और कोई फंड नहीं है, तो आदित्य बिरला से मुझे एग्जिट ही करना पड़ेगा, लेकिन पूरा 2025 लग जाएगा। मुझे पूरा जाके स्टडी करना पड़ेगा कि इनका एग्जिट एग्जिट लोड तो नहीं लग रहा, प्लस से थोड़ा मुनाफे में भी हो, क्योंकि मुनाफा लेकर ही निकलने में फ़ायदा है। तो अपने को कोई जल्दबाजी तो है नहीं, इस साल के आखिर तक मार्केट अप होनी है, दिवाली के बाद मार्केट अप जाएगी।
तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड जर्नी में भी अगर आपको अपने पोर्टफोलियो स्विच करना होता है तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको अपना टैक्स, अपना एग्ज़िट लोड, ये सब देखकर ही एग्ज़िट करना चाहिए। नुकसान में एग्ज़िट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये फंड्स भी ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम नहीं चलेंगे। अब तो जैसे इनमें गेन होता है और जैसे मेरा एग्जिट लोड फ्री होता है तो मैं धीरे धीरे इनसे एग्जिट करूंगा। तो मोतीलाल ओसवाल बीएससी एनहेंस वैल्यू, इससे भी शायद मैं एग्जिट करूं, देखना पड़ेगा ये किस कैटेगरी का है। और बाकी तो सब ठीक ठाक ही फंड है नीचे। ये इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं निकलूंगा। निपॉन इंडिया पावर, इससे भी निकलूंगा। तो हैं इसमें 6-7 फंड हैं इसमें भी जहाँ से मैं निकलूंगा। भारत पोटेंशियल 22, यहाँ से भी शायद मैं निकल जाऊँ। तो 6-7 म्यूचुअल फंड हैं जो इसमें से कम किए जा सकते हैं, और मेरे उस 6-7 म्यूचुअल फंड्स को कम करने में मुझे लगभग पूरा 2025 निकल जाएगा। तो आप ये मत समझिए कि मैं इमीडिएटली कम कर दूंगा। और कई वीडियोस में लोग बोलते रहे कि भैया आपने तो बोला था कम कर देंगे, अभी तक कम नहीं किया। तो उसके लिए मैं काफ़ी चीज़ें देखता हूँ, क्योंकि टैक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, प्लस एग्जिट लोड का भी ध्यान रखना पड़ता है, प्लस ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ है। लो पे बेच, मार्केट इस वक्त लो पे, इस वक्त बेच के मुझे कोई मुनाफा नहीं है। तो 3 चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपका टैक्स, प्लस आपका एग्जिट लोड, प्लस मार्केट की सिचुएशन क्या है। अब ये तीनों चीज़ें मेरे फेवर में आ जाएंगी दिवाली के आसपास तक, ठीक है। टैक्स भी मेरा कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि नया कैलेंडर ईयर चालू हो जाएगा, प्लस एग्जिट लोड भी मेरा फ्री हो जाएगा, प्लस मार्केट भी दिवाली तक पूरी तरह रिकवर हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें जब मेरे फेवर में आ जाएंगी तब स्ट्रेटेजिकली मैं म्यूचुअल फंड से एग्जिट लूँगा। फिलहाल प्लानिंग में है, लेकिन इमिडिएटली नहीं लूँगा। तो दोस्तों आज जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी 180 पॉइंट लगभग नीचे है, बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट नीचे है, और सेंसेक्स लगभग 750 पॉइंट नीचे है। तो ब्लड बाथ जैसी सिचुएशन हो रखी है। और क्योंकि निफ्टी 50 में ज़बरदस्त गिरावट है, तो मैं बिना देखे ही आपको बता रहा हूँ कि आज बहुत तगड़ी सेलिंग कर रहे हैं हमारे एफआईआई। तो आप कहोगे भैया आपको कैसे पता, अभी तो एफआई कितनी सेलिंग करी है, डेटा तो शाम को 7-8 बजे आता है। ये एक्सपीरियंस से पता चल जाता है, जब इतनी तगड़ी कुटाई होती है, स्पेशली निफ्टी 50 में हो रही है, तो 200 पॉइंट आप देखें अचानक से नीचे चले गए, तो ये कुटाई कोई और नहीं है, एफआईआई कर रहे हैं। और आपको शाम को ये चीज़ वैलिडेट हो जाएगी जब डेटा आएगा, तो मैं कल के वीडियो में दिखा दूंगा आपको एफआई ने कितनी सेलिंग करी। लेकिन डेफिनेटली आज एफआई तगड़ी कुटाई कर रहे हैं और तगड़ी सेलिंग कर रहे हैं। नंबर्स वैलिडेट हो जाएंगे शाम को, फिर आप चाहे तो लाइक कमेंट जो मर्जी चाहे कर देना मेरे वीडियो में, कि मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ कि एफआई की तगड़ी सेलिंग चल रही है। और जब तक एफआई की सेलिंग चल रही है, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, लमसम डालने की गलती मत करना। अभी अभी मार्केट बजट के बाद नीचे जाएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि बजट की रैली आखिरी 1-2 दिन में या बजट वाले दिन में भी एक झटके से ऊपर को आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है आने वाले 1-2 तारीख तक का, लेकिन उसके बाद ट्रेंड नेगेटिव है, और अभी इसमें काफ़ी पेन बाकी है। और एफआईआई इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले, उनकी तरफ से लगातार सेलिंग हो रही है, और आज भी बहुत तगड़ा दबाव एफआईआई ने हमारी मार्केट पे बनाया हुआ है। तो बने रहिएगा दोस्तों, और अपनी रेगुलर एसआईपीज़ जारी रखिए। और अगर आपको थोड़ा परेशानी हो रही है ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करने की, तो मेरा वीडियो देखते रहिए, स्पेशली जब मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ इंड मनी ऐप पे, मैं भी रेगुलर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आत्मविश्वास, थोड़ा बहुत भरोसा आपको मेरे वीडियो देख के लगेगा कि हाँ चलो भैया भी बाइंग कर रहे हैं, तो चलो हम भी इनके साथ बाइंग कर लेते हैं। लेकिन नज़रिया हमेशा लॉन्ग टर्म रखना, ठीक है। शॉर्ट टर्म नज़रिया मत रखना कि 6 महीने बाद अरे भैया नुकसान हो गया, साल बर्बाद। मैं लॉन्ग टर्म नज़रिए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और इसलिए मेरी बाइंग लगातार जारी है। आप भी मेरे साथ बाय करते रहिए। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे दिखा रहा हूँ, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में रोज़ खरीद रहा हूँ, डेली बेसिस पे दिखा रहा हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि जो नए इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा बना रहे, उनको आत्मविश्वास मिलता रहे, ठीक है कोई एक्सपीरियंस बंदा है जो हमारे साथ साथ रोज़ दिखा रहा है और बाइंग कर रहा है, तो चलो हम भी बाइंग कर लेते हैं। एक हैंड होल्डिंग जब रहती है ना, तो एक भरोसा रहता है, एक सहारा रहता है। जब आज से 14-15 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, तो मुझे ये कोई भरोसा नहीं था, तो मैं तो डर के भाग गया था 2008 में, जब लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था। तो मुझे उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था, हालांकि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकाली नहीं थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब मैंने अपनी गलतियों से सीखा, तो फिर मैं इन्वेस्टेड रहने लगा। प्लस कुछ एक आध पुराने इन्वेस्टर से बात करी थी मैंने, तो उन्होंने बताया था, सिखाया था। लेकिन आज आप लोगों के पास सोशल मीडिया के दौर में एटलीस्ट ये तो है कि कोई कुछ यूट्यूबर्स ही हैं, अधिकतर लोग तो अपना पोर्टफोलियो और एस आई पीज़ नहीं दिखाते, लेकिन कुछ तो हैं जो दिखा रहे हैं डेली बेसिस पे। तो एटलीस्ट
आपको सहारा तो रहेगा कि हाँ चलिए कुछ लोग हैं हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हो, इस कश्ती में हम साथ सवार हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कल कैसा रहा हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का हाल। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।